राधिका विवेक को देखकर सचमुच बहुत खुश थी। उसने विवेक से कहा, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, माँ से सब्जी का बहाना बना कर आई हूँ। अब पूरे 1 हफ्ते बाद ही तुम नजर आओगे। यह 1 हफ्ता मैं तुम्हारे बगैर कैसे गुजारूंगी, ये सोचकर ही बुरा लगता है। अच्छा, यह सब बातें छोड़ो, नानी कैसी है? अब वह ठीक है ना? कल जब मैं आई थी तो वह बहुत बीमार थी। विवेक ने राधिका से कहा। हाँ, अब वह ठीक है, यह कह लो अब वह बिल्कुल ठीक है, सुकून में है। विवेक की बात सुनकर राधिका ने कहा, क्या मतलब सुकून में है? विवेक ने हकलाते हुए कहा, मेरा मतलब उन्हें इस बात का सुकून है कि तुम अपने माँ बाप के पास में हो और अब मैं जाकर उन्हें बता दूंगा कि तुम बहुत खुश हो। राधिका ने विवेक से कहा, खुश मैं इस बात से हूँ कि मैं तुमसे मिल पाई। तुम्हें कुछ बताना भी था। पता नहीं मेरी सौतेली माँ की माँ किसी की बच्ची लेकर आई है। मैंने कल रात में अपने भाई बहन से पूछा था। उन्होंने बताया कि नानी यह बच्ची कहीं से लाई है। बहुत सुंदर बच्ची है वह, लेकिन शायद मेरी तरह बदनसीब है। न जाने गायत्री नानी उसे कहाँ से उठा कर लाई है और उसके साथ क्या क्या करने वाली है। मुझे उस बेचारी बच्ची पर बहुत तरस आ रहा था। वह लोग उसकी जरा भी फिक्र नहीं करते हैं। अगर वह रोती है तो सारा दिन रोती रहे। वह लोग उसे दूध तक नहीं पिलाते। मुझे उस बच्ची को देखकर बहुत बुरा लगता है विवेक। विवेक ने राधिका से कहा, अगर तुम्हें बुरा लगता है तो तुम किसी की फिक्र मत करो, तुम बस उसी की फिक्र करो। अगर उसका कोई सहारा नहीं है तो तुम उसका सहारा बनो। तुम उसका अच्छी तरह से ख्याल रखना। कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। शायद तुम्हारी माँ ने तुम्हें उस बच्ची के लिए वापस बुलाया है ताकि तुम उस बच्ची को पाल सको। राधिका ने विवेक से कहा। लेकिन मैं कैसे विवेक? विवेक ने कहा, तुम सब कुछ कर सकती हो राधिका। अच्छा, अब मेरे कर्तव्य दिखाने की बारी आ गई है। मैं चलता हूँ, तुम मेरा कर्तव्य देख कर ही वापस जाना। राधिका ने मुस्कुराकर विवेक से कहा, ठीक है विवेक। विवेक अपना कर्तव्य दिखाने जा रहा था और राधिका भी उसके पीछे पीछे उसका कर्तव्य देखने चल पड़ी। लेकिन उन दोनों के पीछे भी कोई और था जो उन दोनों को देख रहा था और दोनों की सारी बातें सुन रहा था। वह थी सोनाली। सोनाली राधिका का पीछा करते करते बाजार आ चुकी थी और उसने राधिका और विवेक की सारी बातें भी सुन ली थी। जैसे ही राधिका विवेक के पीछे पीछे जाने लगी, सोनाली वहां से पलटकर घर वापस आ गई। घर आकर उसने गायत्री को सारी बात बता दी और सोनाली के मुंह से यह सब सुनकर गायत्री खुश हो गई। उसने सोनाली से कहा, चलो अच्छा ही है, मुसीबत अपने आप ही टल जाएगी। राधिका को विवेक के साथ देखकर सोनाली के चेहरे पर कुछ अजीब से भाव थे। वह क्या था, वह तो सिर्फ सोनाली ही जानती थी। सोनाली घर आ गई थी और उसने अपनी माँ से सारी बातें बता दी थी। गायत्री सोनाली की बातें सुनकर मुस्कुराने लगी थी। अभी दोनों बैठकर बातें कर ही रही थी कि तब तक राधिका वापस आ गई। राधिका को देखकर दोनों एक बार फिर चुप हो गई थी। राधिका ने सब्जी का थैला अपनी माँ को देते हुए कहा, यह कुछ ताज़ी सब्जियाँ लाई हूँ। सोनाली ने अपनी आंखें तिरछी करते हुए उससे कहा, वह सब तो ठीक है, लेकिन बाकी पैसे कहाँ हैं? राधिका ने सोनाली से कहा, बाकी पैसे तो नहीं बचे, जितने पैसे थे मैंने सब्जी खरीद ली। सोनाली ने गुस्से से आंख निकालते हुए राधिका से कहा, झूठ बोलती है। मैं मर मर कर एक एक पैसा बचाती हूँ ताकि मेरे बच्चे पढ़ लिख सके और तुम हो वहाँ बाजार में खेला देखने चली गई। सच सच बताओ, तुमने वहाँ खेले में भी पैसे दिए थे क्या? सोनाली के मुंह से यह सुनकर राधिका आश्चर्यचकित रह गई। उसने अपनी आंखें बड़ी करते हुए सोनाली से कहा, क्या क्या कह रही हो माँ? मैंने तो कहीं पैसे खर्च नहीं किए। आपने जितने पैसे दिए थे बस भाजी लेकर आई हूँ, इसके अलावा तो मैंने कुछ भी नहीं किया। इससे पहले कि सोनाली राधिका से कुछ और कहती, गायत्री ने उसका हाथ दबा दिया और इशारे में उसे चुप रहने के लिए कहा। सोनाली चुप हो गई थी। बच्ची एक बार फिर रोने लगी थी। सोनाली ने राधिका से कहा, जाकर बच्ची को देखो और हाँ, ख्याल रखना उस बच्ची को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए।
तुम्हें यहाँ वापस इसलिए बुलाया है ताकि तुम उस बच्ची की देखरेख कर सको। राधिका वहाँ से चली गई। उसने बच्ची को गोद में उठाया और टहल टहल कर उसे चुप कराने लगी। बच्ची थोड़ी देर में अपने आप ही चुप हो गई और सो गई थी। राधिका ने सोनाली से कहा, माँ, मैं इसे सुबह दूध पिलाकर गई थी, शायद वह भूखी थी क्या? आपने दोबारा इसे दूध पिलाया? सोनाली ने अपनी आंखें तरेसते हुए कहा, मुफ्त में दूध नहीं आता है, मेहनत करनी पड़ती है, और यह दूसरे की अनाथ बच्ची के लिए मैं अपने बच्चों के मुंह से निवाला नहीं छीनूंगी। कल मरती है तो आज मर जाए, मुझे क्या? और तुम्हें ज़्यादा तरस आ रहा है तो जाओ बाहर जाकर 4 पैसे कमाओ और इसके लिए दूध खरीदो। सोनाली के मुंह से यह सुनकर राधिका को बहुत गुस्सा आ रहा था। वह मन ही मन सोच रही थी, अगर इसे नहीं पालना था तो लेकर क्यों आई? क्यों इस बेचारी की ज़िंदगी बर्बाद कर रही हो? राधिका बहुत दुखी हो रही थी। बार बार उस प्यारी सी बच्ची का चेहरा देखकर उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। वह मन ही मन सोच रही थी कि कौन है यह बच्ची? देखने से तो ऐसा लगता है जैसे किसी बहुत भले घराने की लड़की है, पर बेचारी की किस्मत कितनी बुरी है। सच कहते हैं, किस्मत से बढ़कर कुछ नहीं होता है। अगर किस्मत अच्छी हो तो इंसान गरीब के घर से भी उठकर अमीर बन जाता है, और अगर किस्मत बुरी हो तो अच्छे खानदान में भी जन्म लेकर वह गरीब का गरीब ही रहता है। न जाने इस बेचारी बच्ची की किस्मत में क्या लिखा है। मेरी सौतेली माँ, वह तो मुझे ही आज तक नहीं अपना पाई, इस बेचारी बच्ची को क्या अपनाएगी? राधिका अपने ख्यालों में गुम थी। तब तक सोनाली के बच्चे आ चुके थे। एक बार फिर सोनाली ने चीखते हुए राधिका से कहा, अब इन बच्चों को यहाँ से ले जाओ और नहला धुला दो, फिर इन्हें खाना खिला देना। सारा दिन बस उसी बच्ची के साथ खेलती रहती है। राधिका ने उस बच्ची को दोबारा बिस्तर पर लिटा दिया और सोनाली के बच्चों को नहलाने लगी। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, और जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा था वैसे वैसे राधिका का प्यार उस बच्ची के लिए बढ़ता जा रहा था। शायद उसकी वजह यह भी थी कि वह बच्ची भी राधिका की तरह अनाथ ही थी। बच्ची की नाकदरी राधिका से नहीं देखी जाती थी। सोनाली और गायत्री मज़े से ज़िंदगी काट रहे थे। अगर कोई परेशान था तो वह थी वह बच्ची और राधिका। धीरे धीरे 1 महीना कैसे बीत गया किसी को पता नहीं चला। आज राधिका के पिता वापस आ गए थे। राधिका बहुत खुश थी। पूरे 1 साल बाद वह अपने पिता से मिली थी। वह भागती हुई आई और अपने पिता से लिपट गई। उसके पिता ने भी उसे प्यार से गले लगा लिया। राधिका खुश थी, लेकिन सोनाली यह सब देखकर खुश नहीं थी। उसने राधिका को हाथ से हटाते हुए कहा, बस बस, अब ज़्यादा नाटक मत करो। सबसे ज़्यादा तो आपको मैंने और मेरे बच्चों ने याद किया। यह राधिका, यह तो अभी 1 महीने पहले ही गांव से वापस आई है। चलिए आप अंदर चलिए। और ऐसा कहकर सोनाली गौतम को घर के अंदर ले गई। दूसरे कमरे में गायत्री भी बैठी हुई थी। नील भी वहीं था। सोनाली घसीटते हुए गौतम को अंदर ले गई और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। राधिका हैरान थी। आखिर ऐसी क्या बात थी कि माँ ने दरवाज़ा बंद कर लिया? उसने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वह जल्दी से रसोई में गई और चूल्हा जलाकर बैठ गई। वह अपने पिता के लिए चाय बनाने लगी थी और एक तरफ पकोड़े। वह बहुत खुश थी कि पूरे 1 साल बाद वह अपने पिता को देख पाई। उधर सोनाली की यह हरकत देखकर गौतम ने सोनाली से कहा, तुम क्या कर रही हो? कम से कम बच्ची से ठीक से बात तो कर लेने देती। सोनाली ने अपनी आंखें निकालते हुए कहा, अब यह बच्ची नहीं रही, बड़ी हो गई है, कुछ ज़्यादा ही बड़ी। सोनाली के मुंह से यह सुनकर गौतम ने सोनाली से कहा, पता है मुझे, अब वो 15 साल की हो गई है। बड़ी तो होगी ही, लेकिन मेरे लिए तो बच्ची ही है ना। सोनाली ने एक बार फिर पैंतरा बदलते हुए गौतम से कहा, बात तो यही है ना कि जिसे तुम 15 साल की बच्ची समझ रहे हो वह अब एक बच्ची की माँ बन चुकी है। सोनाली के मुंह से यह सुनकर गौतम का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने गुस्से से सोनाली के मुंह पर तमाचा मारते हुए कहा, क्या बकवास कर रही हो तुम? क्या कहना चाहती हो?
वो मेरी बेटी है, तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया है? सोनाली ने अपनी आंखों में घड़ियाली आंसू लाते हुए गौतम से कहा। इस गाल में नहीं, आप मेरे दूसरे गाल में भी एक तमाचा मार दीजिए। गलती तो मेरी है जो मैं आपकी अमानत को संभाल ना पाई। क्या करती मैंने कितनी चिट्ठियाँ आपको भेजी, मैं उसकी नानी के घर भी गई इसे वापस लाने, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँची तो इसे देखकर मेरी हालत ही ख़राब हो गई। हे भगवान, इस कलंकिनी ने क्या किया, आपको पता भी है। आपकी सास इसी दुख में मर गई, बेचारी बहुत दुखी थी। कहती थी कि इस लड़की ने मुझे कहीं मुँह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। मैं भी क्या करती, लोक लाज से बचने के चक्कर में मैंने इसे उसी गांव में रख छोड़ा, वापस नहीं लेकर आई। यहाँ लोगों को क्या मुँह दिखाती। लेकिन जब आपकी सास मर गई है तो मेरे पास और कोई चारा नहीं था सिवाय इसके कि इसे वापस लेकर आऊं। अभी तो फिलहाल गांव में किसी को नहीं पता है कि हमारे घर में एक बच्ची भी है। सोनाली के मुंह से यह सुनकर गौतम गुस्से से वहीं कुर्सी पर बैठ गया। उसने अपने सर पर हाथ रखते हुए कहा, कह दो सोनाली कि तुम यह सब झूठ कह रही हो। राधिका ऐसी तो नहीं, किसका पाप है यह? सोनाली ने एक बार फिर रोते हुए गौतम से कहा, है कोई नट जाति का लड़का, नाम तो नहीं पता पर चेहरा जानती हूँ। अब इन बंजारों का कुछ अता पता तो होता नहीं, आज यहाँ तो कल वहाँ। इसकी नानी ने तो यही कहा था कि उसी का पाप है। अब आप ही बताएं, इस सब से छुटकारा कैसे मिलेगा? हाय, मेरी तो अभी एक और बच्ची बैठी है, उसके हाथ पीले कैसे होंगे? इस लड़की ने तो हमारे कुल पर ही कलंक लगा दिया। सब तो यही कहेंगे ना कि सौतेली माँ थी, ठीक से ख्याल नहीं रख पाई। अब आप ही बताएं मैं क्या करूं? गलती मेरी ही है जो मैं इसका ख्याल नहीं रख पाई। काश आप इसे नानी के घर ना छोड़कर आते तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। लेकिन अब मैं आपसे कहे देती हूँ, मैं अपने बच्चों को लेकर अपनी माँ के साथ दूसरे गांव चली जाऊँगी, यहाँ नहीं रहूँगी। इस लड़की ने हमारा मुंह काला कर दिया है। हम गांव में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे हैं, पर मैं इस लड़की को अपने साथ नहीं लेकर जाऊँगी। न जाने किसका पाप लेकर घूम रही है। कहते हैं ना, कान में गया हुआ जहर पेट में गए हुए जहर से भी ज़्यादा जहरीला होता है। और सोनाली का उगला हुआ जहर अब काम करने लगा था। गौतम गुस्से से तिलमिला रहा था। यहाँ राधिका चाय और पकोड़े बनाकर जैसे ही कमरे के दरवाजे पर गई और उसने दरवाज़ा खटखटाना चाहा, लेकिन यह क्या, गुस्से से गौतम ने दरवाज़ा पहले ही खोल दिया। सामने राधिका को देखकर वह आंखें फाड़े राधिका को देख रहा था। राधिका ने चाय की ट्रे आगे बढ़ाते हुए कहा, पिताजी देखिए, मैंने आपके लिए चाय और पकोड़े बनाए हैं, खा लीजिए। जैसे ही गौतम ने राधिका के मुंह से यह सुने, उसने गुस्से से चाय की ट्रे पर एक जोर का हाथ मारा। पूरी चाय पलटकर राधिका के ऊपर गिर गई। राधिका चीखते हुए दूर जाकर खड़ी हो गई। वह आश्चर्य से अपने पिता को देख रही थी। आखिर ऐसा क्या हुआ जो मेरे पिताजी मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं? गौतम ने गुस्से से राधिका के बाल पकड़ते हुए कहा, सच सच बता, कहाँ रहता है वह लड़का? राधिका को एक बार में कुछ समझ नहीं आया। उसने हकलाते हुए पिताजी से कहा, आप किस लड़के की बात कर रहे हैं पिताजी? आखिर क्या बात है? माँ ने आपसे क्या कहा है? गौतम ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें निकालते हुए राधिका से कहा, माँ ने वही कहा है जो सच है। सच कहती थी सोनाली, तुम किसी लायक नहीं हो, मुझे तुम्हें किसी अनाथालय में छोड़ देना चाहिए था। कम से कम आज मुझे यह दिन तो नहीं देखना पड़ता। इससे पहले कि गौतम राधिका से कुछ और पूछता, सोनाली ने बीच में आते हुए राधिका को गौतम से छुड़ाते हुए कहा, अब छोड़ दीजिए इसे, मारपीट से मसला हल नहीं होगा, हमें कुछ और करना होगा। गौतम गुस्से से कांप रहा था। सोनाली ने राधिका को छुड़ाकर अपने पीछे छुपा लिया था, लेकिन राधिका को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह हैरान थी। सोनाली ने गौतम से कहा, ये हर हफ्ते बड़े बाजार में उस लड़के से मिलने जाती है। मैंने अपनी आंखों से देखा था।
बताओ राधिका, तुम किस लड़के से बातें कर रही थी और क्यों कर रही थी? सोनाली के मुंह से यह सुनकर राधिका को हैरानी हुई। उसने हकलाते हुए सोनाली से कहा, तो क्या आप मेरा पीछा करती हैं? विवेक मेरा अच्छा दोस्त है, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। और जैसे ही गौतम ने राधिका के मुंह से विवेक का नाम सुना, एक बार फिर वह गुस्से से तमतमाता हुआ राधिका के पास आने लगा। सोनाली ने एक बार फिर गौतम को हाथ से रोकते हुए कहा, बस कीजिए आप, बस मैं तो उसके मुंह से कबूल करवाना चाहती थी ताकि आपको भी विश्वास हो जाए कि मैंने अंदर आपसे जो कुछ कहा वह झूठ नहीं है। अब आपको तसल्ली हो गई ना? अब उसे मारने पीटने से कुछ नहीं होगा, हमें इसका हल निकालना होगा। गौतम ने गुस्से से सोनाली से कहा, इसका घर से निकलना बंद कर दो, कल सुबह देखता हूँ इसके साथ क्या करना है। अभी फ़िलहाल इसे कमरे में ले जाकर बंद कर दो, मुझे इस कलंकनी का मुँह भी नहीं देखना है। राधिका की आंखों में आंसू नहीं थे, शायद वह बहुत मजबूत हो चुकी थी। अपने पिता के इस व्यवहार की वह शायद आदी थी। पहले भी जब कभी उसकी माँ उसके पिता के कान भरती थी, उसका पिता इसी तरह से उसके साथ व्यवहार करता था। इसलिए शायद वह अपनी नानी से कहती थी कि उसकी माँ के साथ साथ उसका पिता भी उसका सौतेला है। राधिका गुस्से से अपनी आंखें फाड़े गौतम की तरफ देख रही थी और राधिका को अपनी तरफ ऐसे घूरते हुए देखकर गौतम को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने राधिका से कहा, एक तो चोरी करती हो, ऊपर से सीना चोरी करती हो, चली जाओ मेरी नज़रों के सामने से। राधिका ने भी गुस्से से अपने पिता से कहा, ऐसा भी क्या कर दिया है मैंने जो आप मुझे मारने पर उतारू हो गए? मैंने कोई पाप नहीं किया है। ठीक है, आप यही सुनना चाहते हैं तो सुन लीजिए। हाँ, मैं विवेक को पसंद करती हूँ, शायद मैं उससे शादी भी करूँ। अब आप ही बताइए, और कुछ सुनना है आपको? जैसे ही राधिका के मुंह से शब्द निकले, गौतम एक बार फिर उसकी ओर गुस्से से आने लगा। गौतम को गुस्से में देखकर सोनाली राधिका को घसीटते हुए कमरे की ओर ले गई और ले जाकर उसे कमरे में बंद कर दिया। उसने गौतम से कहा, बस कीजिए, अंदर चलिए। और ऐसा कहकर सोनाली उसे कमरे में ले गई। जैसे ही गौतम का गुस्सा शांत हुआ, वह उसे खाना पीना खिलाकर दोबारा कमरे में ले गई और कमरा अंदर से बंद कर लिया। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।